आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पहला तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पे कैसे क्या क्या हमने पढ़ा था, और फिर दूसरा पार्ट जो है वीडियो का रहेगा, उसमें आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग और डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट को हम लोग देखेंगे। सो इस वीडियो में तो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे कि हाँ कैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को करते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले थोड़ा सा बेसिक है कि डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। तो डेवलपमेंट ऑफ हाईवे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो रोमन रोड्स, उसके बाद है ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन, देन टिलफर्ड कंस्ट्रक्शन, और सबसे लास्ट में जो आया था मैकडम कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्वे जो है ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैप का स्टडी करेंगे, देन हम लोग रिकनेसेंस सर्वे करेंगे, देन प्रीलिमिनरी सर्वे, और देन फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि रोड प्लान। तो 3 तरह का रोड प्लान था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकेंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। तो प्लान जो था, रोड प्लान जो हमारा था वो 3 था। फर्स्ट 20 ईयर प्लान को हम लोग क्या बोले थे, नागपुर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान। और नागपुर रोड प्लान जो है वो आपका इसमें क्या है कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पता। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कौन से रोड प्लान में आया था, तो नागपुर रोड प्लान। दूसरा जो था हमारा बॉम्बे रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान। और तीसरा जो था वो आपका है लखनऊ रोड प्लान। सो ये 3 रोड प्लान जो जनरली आया है रोड प्लान में। इस एक चीज का ध्यान रहे कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो होगा वो नागपुर रोड प्लान में, और अभी जो फॉलो कर रहे हैं वो लखनऊ रोड प्लान। तो लखनऊ रोड प्लान में हम लोग कैसे जो है लेंथ ऑफ रोड को निकालेंगे। सो लखनऊ रोड प्लान के हिसाब से, लखनऊ रोड प्लान के हिसाब से कैसे हम लोग लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे दैट इज इक्वल टू इन किलोमीटर। इन किलोमीटर जो होगा वो एरिया ऑफ द कंट्री इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। इससे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बाई, ये आपका लखनऊ रोड प्लान के हिसाब से ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो होगा एरिया ऑफ द कंट्री इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। उसी तरह लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे जो किलोमीटर में होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्टेट इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, या क्या है कि 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन हुज पॉपुलेशन इज अबव 5000 माइनस एरिया डिवाइडेड बाई आपका 50। तो यहाँ से आपका जो है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो हो जाएगा लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। मतलब लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे एरिया बाई 25 या 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन हुज पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5000 माइनस एरिया बाई 50। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आपका लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे होगा। उसी तरह लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, लेंथ ऑफ एमडीआर जो होगा किलोमीटर में, वो क्या हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाई एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.5। एरिया डिवाइड या 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन हुज पॉपुलेशन अबव 5000। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम ऑफ दीज टू, वही आपका लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन ये थोड़ा सा बेसिक्स है, कभी कभी आते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबसे पहले जो हम लोग है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। सबसे पहले जो है वो फ्रिक्शन। तो 2 तरह का फ्रिक्शन बताया गया है आपको, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। आईआरसी सजेस्ट करता है कि कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एज पर आईआरसी कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, वो आईआरसी बोलता है कितना से कितना के बीच में, 0.35 टू 0.4। एंड कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू को फिक्स किया गया है दैट इज इक्वल टू 0.15। सो ये आपका जो है जो पहला है ज्योमेट्रिक डिजाइन में फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। इसी में हम लोग देखेंगे कि हाँ कैसे हम लोग अनइवननेस इंडेक्स कैसे निकालते हैं। अनइवननेस इंडेक्स तो हमने बताया था कि अनइवननेस इंडेक्स जो है वो जनरली जो निकाला जाता है किसमें, सेंटीमीटर पर किलोमीटर में, और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है बम्प इंटीग्रेटर। क्या बोला जाता है, बम्प इंटीग्रेटर से हम लोग निकालेंगे अनइवननेस इंडेक्स को। बम्प सरफेस के कंडीशन को हम लोग जानेंगे किससे, बम्प इंटीग्रेटर से।
एक सरफेस जो है हमारा सही गुड अच्छा कहलाएगा कब, जब इसकी वैल्यू जो है 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम होगा, देन इट इज बम्प इंटीग्रेटर। आप याद रखिएगा कि अनइवेंटनेस इंडेक्स को हम लोग बम्प इंटीग्रेटर से निकालते हैं। उसी तरह तीसरा जो प्रॉपर्टी है दैट इज कैम्बर। कैम्बर क्या है? कैम्बर इज ए क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप जो दिया जाता है क्या, सर्टेन रेस कर दिया जाता है सेंटर पे टू आपका ड्रेन ऑफ, आपका जो पानी है इजिली ड्रेन ऑफ हो जाए, उसके लिए हम लोग जो है कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट सरफेस के लिए कैम्बर की वैल्यू को है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का है। तो दो कंडीशन है, या तो हेवी रेन और दूसरा जो है आपका लाइट रेन। तो सबसे पहले तो आपका कंक्रीट पेवमेंट, कंक्रीट या बिटुमिनस के लिए हेवी रेन के लिए कैम्बर जो है वो 2%, और ये वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.7%। उसी तरह फिर ग्रेवल अगर हमारा है, ग्रेवल सरफेस है, ग्रेवल है अगर, तो ग्रेवल के लिए हम लोग क्या करेंगे, या WBM वाटर बाउंड मेकाडम, तो ये तो 3% होगा और ये 2.5%, ये दिस इज 2.5%। ये वैल्यू याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आता है। उसी तरह तीसरा जो है आपका अर्देन रोड के लिए ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा हेवी रेन के लिए 4% एंड दिस वैल्यू इज 3%। सो ये चीज याद रखिए, कैम्बर कितना परसेंट प्रोवाइड किया जाता है कंक्रीट या बिटुमिनस रोड के लिए फॉर द हेवी रेन रीजन, जहां पे रेन जो है बहुत हेवी हो या तो लाइट रेन हो, तो कितना परसेंट प्रोवाइड करना है। तो ये तो सारा प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो हम लोग साइड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साइड डिस्टेंस किस चीज पे पहले डिपेंड करेगा, तो साइड डिस्टेंस डिपेंड आपका करेगा क्या, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर डिपेंड जो करेगा, ये आपका जो है रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर IRC बोलता है कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 2.5 सेकेंड होना चाहिए। उसी तरह फिर स्पीड ऑफ द व्हीकल फिर आपका किस पे डिपेंड करेगा, फिर आपका डिपेंड करेगा इफिशियंसी ऑफ ब्रेक, एटा से हम दिखा रहे हैं इफिशियंसी ऑफ द ब्रेक, फिर कोफिशिएंट ऑफ आपका जो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, और फिर आपका ग्रेडियंट पे, फिर आपका ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ये सारे चीज पे साइड डिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा। साइड डिस्टेंस होता क्या है, सो यहाँ पे हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक टर्म है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दैट इज द सम ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होगा वो वैल्यू जो होगा v इंटू टी प्लस v² डिवाइडेड बाई 2g इंटू एफ। हर चीज का मीनिंग एकदम बिल्कुल समझना है। SSD जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है मीटर में है, v जो है स्पीड ऑफ द व्हीकल मीटर पर सेकंड में होगा यहाँ पे, बिकॉज पूरा ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बोला था कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में, टाइम को सेकंड में रखेंगे, और उसी से फॉर्मूला आपका ये है। तो v जो है वो मीटर पर सेकंड में होगा, टाइम जो है टोटल रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड, F जो है आपका क्या है, F जो है आपका फ्रिक्शन है, और V के बारे में तो मैंने बताया ही कि क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, अगर ये विदाउट इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट है, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज टेकन इनटू अकाउंट, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट को भी अगर हम लोग ले लें इफेक्ट, तब क्या हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू v इंटू टी प्लस v² डिवाइडेड बाई 2g f प्लस माइनस एटा, अगर परसेंटेज में है तो बाई 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, परसेंटेज में अगर दिया रहेगा ग्रेडियंट तो डिवाइड। अब प्लस माइनस है, प्लस कब, अगर अप ग्रेडियंट है, पॉजिटिव साइन इज यूज कब, अप ग्रेडियंट अगर हमारा होगा, अप ग्रेडियंट के लिए पॉजिटिव साइन को यूज करेंगे, और निगेटिव साइन कब यूज करेंगे, निगेटिव साइन को यूज करेंगे डाउन ग्रेडियंट के लिए। यहीं पे एक टर्म है, यहीं पे खत्म करते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, 2 टाइम्स। माय डियर स्टूडेंट, इसको भी याद रखिएगा। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने के बाद वो पूछता है कि सिंगल लेन वन वे है, अगर सिंगल लेन वन वे है, देन तो जो आपने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाला है वही होगा सिंगल लेन वन वे के लिए। फिर 2 लेन टू वे के लिए, 2 लेन टू वे, तब भी आपका जो वैल्यू जो होगा आपने निकाला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वही होगा। लेकिन अगर आपका 2 लेन वन वे हो, 2 लेन अगर वन वे, देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सो ये चीज हमारा याद रखना है कि ये सारा चीज होता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में हमने जिक्र किया कि कैसे निकालते हैं, हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट को भी लिया, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है वो भी बताया। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। सो व्हाट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होगा दैट इज द सम ऑफ, हेडिंग डाल देता हूं पहले,
पहले ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी जो है हम लोग लिखेंगे OSD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। अब क्या होता है, तीनों चीज को बताया जा रहा है। D1 क्या है, D1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा VB इंटू स्मॉल टी, D2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा VB इंटू कैपिटल V इंटू टी प्लस 2S, और D3 जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू V इंटू कैपिटल टी। ये आपका, तो आप समझ लो क्या है, VB जो है वो स्पीड ऑफ ओवरटेकन, जिसका ओवरटेक किया गया है वो स्पीड है मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे T जो होगा वो टाइम जो है वो 2 सेकंड ही लेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए। अभी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाला गया तो टोटल रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड लिया गया, यहाँ पे 2 सेकंड लिया जाएगा। VB जो है स्पीड ऑफ ओवरटेकन, और जो स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग, सॉरी ये स्पीड ऑफ ओवरटेकन, और कैपिटल V जो है वो स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका, और कैपिटल T जो है, कैपिटल T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4S बाई A, और S की वैल्यू जो होगा वो 0.7 VB प्लस L, VB 0.7 VB, और लेंथ जो है आपका L क्या है, L जो है वो क्या है आपका, जो है आपका यहाँ से लेंथ ऑफ व्हील बेस है, जो जनरली 6 मीटर होता है, जो जनरली 6 मीटर जो होगा। सो V जो है कैपिटल, यहाँ से आप ओवरटेकिंग साइड, अगर आपका वन वे डिवाइडेड है देन इट इज वन वे डिवाइडेड अगर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू D1 प्लस D2। अगर वन वे डिवाइडेड है तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका D1 प्लस D2। अगर वन वे या टू वे अनडिवाइडेड है देन इट इज D1 प्लस D2 प्लस D3। अब D1 D2 D3 हमें मालूम है, D1 जो है VB इंटू टी, 2 सेकेंड लेना है आपको। D2 जो है कैपिटल V इंटू टी प्लस 2S, S की वैल्यू क्या है 0.7 VB प्लस L। उसी तरह फिर आपका कैपिटल V इंटू कैपिटल टी, T क्या है 4S बाई A जो है वो आपका एक्सेलरेशन है, तो वहां से आप लोग निकाल सकते हो। यहीं पे आपका फिर है कि मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन दैट इज इक्वल टू जो होगा 3 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। फिर डिजाइडेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, डिजाइडेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग, सारा चीज वीडियो में डिटेल में बताया गया, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूं, सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा हूं कि कैसे ये एक्सप्रेशन कहां पे क्या आएगा तो यूज करना है। बस ये वीडियो का यही मोटो है कि आप जो पूरा पढ़ा दिया है वीडियो का, अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप जाइए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के डिटेल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ये आपका रिवीजन हो रहा है कि कैसे हमें फार्मूला को एग्जीक्यूट करना है, उसको बताया जा रहा है कि डिजाइनेबल जो होगा वो 5 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और मिनिमम लेंथ जो होगा वो आपका जो होगा वो 3 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व में जो है 2 तरह का फोर्स जो होगा, एक तो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल कर्व हेडिंग डाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व। लेट अस से कि ये हमारा व्हीकल है, इसकी सेल्फ वेट है, और आउटवर्ड में जो लग रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है P, कितने हाइट पे लग रही है H, और ये जो विड्थ है वो B है, ठीक है। तो ये आपका P जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कितनी वैल्यू होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, बताया गया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P दैट इज इक्वल टू WV स्क्वायर डिवाइडेड बाई GR, WV स्क्वायर बाई GR, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब यहाँ पे है कि जो कंडीशन होता है कि आपका फॉर नो ओवरटेकिंग, तो यहाँ पे ओवरटेकिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ओवरटेकिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, कौन ओवरटेक करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, तो ओवरटेकिंग मोमेंट OM को लिख सकते हैं P इंटू H, और रेसिस्टिंग मोमेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, RM जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू W इंटू B बाई 2। तो अगर बोला जा रहा है कि नो ओवरटेकिंग का क्या कंडीशन होगा, फॉर नो ओवरटेकिंग कंडीशन, फॉर नो ओवरटेकिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो अगर ओवरटेकिंग नहीं हो रहा है मतलब कि हमारा रेसिस्टिंग मोमेंट वो ज्यादा हो जाए किससे, ओवरटर्निंग मोमेंट से। अब रेसिस्टिंग मोमेंट कितना है, W इंटू B बाई 2, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू P इंटू H। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आपका B बाई 2H इज ग्रेटर देन P बाई W, और इसी P बाई W को बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। सो दिस इज द कंडीशन फॉर नो ओवरटेकिंग, दिस इज द कंडीशन फॉर, इसी तरह फॉर नो स्किडिंग के लिए क्या हो जाएगा, फॉर नो स्किडिंग के लिए क्या हो जाएगा, P बाई W की वैल्यू लेस देन इक्वल टू F।
P by W की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ। अब ना ही स्लाइडिंग हो ना ही ओवर टर्निंग हो, फॉर नो स्लाइडिंग नो ओवर टर्निंग, नो ओवर टर्निंग। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर नो स्लाइडिंग इसकी वैल्यू जो हो जाएगा P by W B by 2H लेस देन F, या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि P by W जो है मिनिमम ऑफ B by 2H और F, इसमें से जो कम हो। अब इसी में एक कंडीशन होता है क्या कि आपका जो होता है व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्न, व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्न, व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्न। इसका क्या कंडीशन हो जाएगा, F की वैल्यू जो होगा B by 2H, F लेस देन B by 2H। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या आपका जो कंडीशन है, वो कंडीशन जो डिराइव हमने किया था कि E और F में क्या रिलेशन है, E, F और R में, तो हमने कंडीशन को डिराइव किया था कि E प्लस F इज इक्वल टू क्या, V स्क्वायर बाई जी आर। क्या था हमारा, E प्लस F इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई जी आर। मैं पहले ही बोला हूं कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप जो यूज करोगे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, R रेडियस जो है कर्व का मीटर में, और E जो है सुपर एलिवेशन, F जो है आपका है कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू को। तो ये इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहीं पे कंडीशन आता है कि आपका व्हाट इज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कब क्या हो जाएगा, जब हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जब हो जाएगा कब, जब F की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई जी आर। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होगा, जब आपकी F की वैल्यू 0 हो जाएगा, या दूसरे टर्म में ये भी बोला जाता है कि प्रेशर ऑन द आउटर साइड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेशर इन द इनसाइड वाला। तो दोनों प्रेशर आउटर एज और इनर एज पे सेम हो जाए, तब हमारा जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू होगा, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं E इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई जी आर। अगर है E इज इक्वल टू V, तो बोला सकता है कि प्रेशर एट आउटर एज इज इक्वल टू इनर एज, इज इक्वल टू इनर व्हील या एज, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालेंगे, तो कंडीशन बोला रहेगा, मतलब बस सिर्फ हमें F की वैल्यू को क्या कर देना है, 0 कर देना है। उसी तरह आपका फिर यहाँ पे है कि आपका कैसे डिजाइन किया जाए सुपर एलिवेशन को, डिजाइन ऑफ सुपर, ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, तो आपका जो वेलोसिटी है उसको आप फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए 75% ले लो, एंड बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 0, मतलब E प्लस F इज इक्वल टू 0.75% लेना है, तो V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, बाई टेकिंग F इज इक्वल टू 0, और आप E की वैल्यू निकालो, मतलब E इज इक्वल टू 0.75 V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, और चेक करो कि ये E वैल्यू जो है ये E मैक्स से कम है या नहीं है। E मैक्स से कम है, अगर E मैक्स से कम है देन इट इज ओके, E मैक्स से कम है देन इट इज ओके। अगर E जो है E मैक्स से ज्यादा हो गया देन दूसरे स्टेप पे जाइए, आप E की वैल्यू को E मैक्स लेके E मैक्स प्लस F दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई जी आर, और चेक द वैल्यू ऑफ F। F की वैल्यू जो हो जाएगा V स्क्वायर बाई जी आर माइनस E मैक्स। अब F की वैल्यू को चेक करो कि ये वैल्यू 0.15 से ज्यादा है या कम है। अगर F की वैल्यू 0.15 से कम है ओके, अगर F की वैल्यू 0.15 से ज्यादा हो गया है नॉट ओके, मतलब दोनों कंडीशन अब ये हो गया है, सुपर एलिवेशन भी एक्सीड कर गया था मैक्सिमम वैल्यू से, F भी एक्सीड कर गया है, देन आप दोनों का जो है आप मैक्सिमम वैल्यू ले लो। तीसरा स्टेप जो आपका है, तीसरा स्टेप बाय टेकिंग E इज इक्वल टू E मैक्स एंड F इज इक्वल टू 0.15, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अलाउएबल स्पीड, मतलब E मैक्स प्लस 0.15 दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई जी आर, और यहां से अलाउएबल स्पीड निकालो दैट इज इक्वल टू E मैक्स प्लस 0.15 इंटू जी आर का स्क्वायर रूट। अगर हमारा डिजाइन स्पीड इस अलाउएबल स्पीड से कम है देन इट इज ओके, अगर डिजाइन स्पीड अलाउएबल स्पीड से ज्यादा हो गया है देन आपको साइन बोर्ड वहां पे एक लगा देना है, स्पीड को आपको रेस्ट्रिक्ट कर देना है कि इतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक टर्म है जिसको बोला जाता है रूलिंग मिनिमम रेडियस और फिर एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। तो रूलिंग मिनिमम रेडियस क्या होता है, हेडिंग डाल दे, रूलिंग मिनिमम रेडियस आर रूलिंग दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई E प्लस F इंटू G। अब यहाँ पे E और F की वैल्यू को मैक्सिमम आपको यूज कर लेना है, E की वैल्यू को E मैक्स के बराबर और F की वैल्यू को 0.15 निकाल के जो रेडियस आएगा वही आपका रूलिंग मिनिमम रेडियस है। उसी तरह फिर है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, वो कितना हो जाएगा R एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू ये मिनिमम वेलोसिटी स्पीड का होगा डिवाइडेड बाई E प्लस F इंटू G। तो यहां से आपका एब्सोल्यूट मिनिमम स्पीड आपका निकल जाएगा। डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपका एक टर्म है ग्रेड कंपनसेशन,
ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन के बारे में बोला जाता है, आईआरसी बोलता है कि आपको ग्रेड कंपनसेशन वहां पे नहीं निकाला जिसका ग्रेडियंट 4% से कम है। आईआरसी बोलता है ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा, ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन कहां पे लगाएंगे, जहां पे ग्रेडियंट हमारा 4% से ज्यादा हो, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस आर बाई आर या 75 बाई आर, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू हो, मिनिमम ऑफ दीज टू, मिनिमम ऑफ दीज टू, ये आपका ग्रेड कंपनसेशन। ऑफ कोर्स ये परसेंटेज में होगा, ये भी परसेंटेज में होगा। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व। अब कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, कंपनसेटेड, कंपनसेटेड, कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस माइनस ग्रेड कंपनसेशन, जो आपने ग्रेड कंपनसेट किया है, ग्रेड कंपनसेट किया है वो आपका हो जाएगा। अब हमने डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन भी देख लिया। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है हमने बताया था कि इट इज द सम ऑफ, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है क्या है आपका, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो क्या है, डब्ल्यू से दिखाया था, क्या है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, दैट इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, मतलब डब्ल्यू मैकेनिकल वाइडनिंग क्या था, NL स्क्वायर बाई 2R प्लस आपका साइकोलॉजिकल वाइडनिंग V बाई 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ R। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है, ये आपका जो है मैकेनिकल वाइडनिंग, L जो है लेंथ ऑफ व्हील बेस, R जो है रेडियस ऑफ द कर्व, R जो है रेडियस, और V जो है यहाँ पे ये जो है वो किलोमीटर पर आवर में ही होगा, किलोमीटर kmph में होगा। L जो है लेंथ ऑफ व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील बेस, N जो है वो आपका नंबर ऑफ जो है आपका लेन है, नंबर ऑफ लेन है। यहीं पे L स्क्वायर बाई 2R को ऑफ ट्रैकिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑफ ट्रैकिंग, ऑफ ट्रैकिंग बोला जाता है L स्क्वायर बाई। तो कभी कभी ऑफ ट्रैकिंग पूछता है, कभी कभी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है, जब नंबर ऑफ लेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, जब नंबर ऑफ लेन ग्रेटर देन 2 होगा तभी आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा सम ऑफ मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो होगा। तो ये हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिस्कस कर लिया। अब जो है हम लोग ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कर्व। आईआरसी बोलता है, आईआरसी बोलता है कि द शेप, आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल। स्पाइरल जो होगा वो आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल इज द जो आपका होगा ट्रांजिशन कर्व। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकाला जाए, सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, अगला हेडिंग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तीन बेसिस से निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। पहला ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of rate of change of centrifugal acceleration, on the basis of rate of change of centrifugal acceleration, on the basis of rate of change of centrifugal, LS1 हम इसको नाम दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा VQ by C into R। अब यहाँ पे V जो है मीटर पर सेकेंड में, C की वैल्यू जो होगा 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस V, और ये V जो होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा, बिल्कुल ध्यान में रहना है, किलोमीटर पर आवर में होगा ये V जो होगा। और C की वैल्यू जो होती है जनरली 0.5 टू 0.8 मीटर पर सेकेंड क्यूब, C की वैल्यू जो होगा 0.5 टू 0.8 मीटर पर सेकेंड क्यूब। R जो है रेडियस ऑफ द कर्व। यहां से आप पहला जो मैंने बोला कि तीन कंडीशन होगा, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। तो पहला जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, LS इज इक्वल टू VQ बाई CR। अब दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और आपका जो है n के बेसिस पे। तो दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ राइज एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE। अब इसमें भी दो कंडीशन है कि व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन, या पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। अब उसमें जब व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, तब क्या हो जाएगा आपका LS2 इज इक्वल टू E इंटू एन W प्लस WE डिवाइडेड बाई 2। अगर पेवमेंट रोटेट कर रहा है इनर एज तो LS2 जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू E इंटू एन W प्लस WE। तो W क्या है, विड्थ ऑफ द पेवमेंट, W जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, आपका E जो है सुपर एलिवेशन है, N जो है कितने से रेज किया गया है, ठीक है, तो वो आपका है यहाँ से LS2। अब तीसरा जो है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, LS3 इज इक्वल टू 2.7 कैपिटल V स्क्वायर बाई R या V स्क्वायर बाई R। ये जो होगा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, और ये 4 हो जाएगा हिली टेरेन के लिए, हिली रीजन के लिए, हिली टेरेन। तो अब इस तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ LS1, LS2
और LS3। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आपका ट्रांजिशन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा। 3 कंडीशन से हमने निकाला। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला में जो V है वो किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये kmph में है, ये किलो, कहीं कहीं kmph में है तो वो kmph में ही रखना है। जैसे यहाँ पे आपको C की वैल्यू जब निकाला था तब वहाँ पे आपका kmph में ही था। अब जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने ट्रांजिशन कर्व डिस्कस कर लिया, अब है जो हम लोग सबमिट कर्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और वैली कर्व। सबमिट कर्व, तो सबमिट अगला हेडिंग जो है वो सबमिट कर्व। सबमिट कर्व, सबमिट कर्व IRC बताता है कि सबमिट कर्व का जो जनरल जो इक्वेशन है वो आपका पैराबोला है। पैराबोला है मतलब कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर जो आपका जनरल इक्वेशन है, और a इज इक्वल टू n बाई 2l, a इज इक्वल टू n बाई 2l। आपका n जो है वो डेविएशन एंगल है, मतलब कि आपका कितना राइज कितना फॉल कर रहा है या कितना राइज कर रहा है वो आपका डेविएशन एंगल है, n1 माइनस n2। l जो है आपका लेंथ है। तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व जो है वो कैसे निकालेंगे? सो आपका 2 कंडीशन है। केस 1, केस फर्स्ट लेंथ ऑफ सबमिट कर्व का, केस फर्स्ट व्हेन लेंथ इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब लेंथ जो है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस से ज्यादा, और स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या क्या आ सकता है? SSD, ISD या OSD। अगर लेंथ हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है देन L इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ H1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ H2 का होल स्क्वायर। अब सब चीज बताएंगे माय डियर स्टूडेंट, H1 H2 क्या है। केस 2 पहले देख लेते हैं। केस 2 व्हेन L जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस से कम है तब क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू ट्वाइस S माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ H1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ H2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। दोनों फार्मूला को याद रखना। अब H1 H2 क्या है? सो H1 जो है वो हाइट ऑफ द ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस। H1 जो है हाइट ऑफ द ड्राइवर आई, हाइट ऑफ ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस, अबव द रोड सरफेस, अबव द रोड सरफेस। और H2 जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस। ठीक है, तो H1 H2। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि क्या H1 की वैल्यू और H2 की वैल्यू कितनी होती है। सो अगर हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में अगर SSD लेते हैं, अगर मतलब यहां पे कंडीशन अगर L ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देन H1 की वैल्यू जो हो जाएगी 1.2 मीटर और H2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.15 मीटर। माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप ले रहे हो तो हाइट ऑफ द ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस 1.2 मीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस 0.15 मीटर। जब इसके वैल्यू को आप रखोगे तो L की वैल्यू जो हो जाएगा NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। दूसरा केस क्या हो जाएगा? दूसरा जबकि आपका व्हेन, ये तो केस 1 है। केस 2 क्या है कि जब अगर लेंथ जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम है देन L इज इक्वल टू ट्वाइस S माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई n। 4. जब आप 1.2 और 0.15 रखोगे तो यहाँ पे 4.4 आ जाएगा। अगर हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस के जगह पे अगर OSD या ISD यूज करते हैं, अगर फिर से यहाँ पे अगर L ग्रेटर देन OSD और ISD, अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को यूज करते हो तब यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर ही यूज करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे L की वैल्यू जो हो जाएगा NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। अगर L की वैल्यू ज्यादा है, अगर केस 2 अगर L की वैल्यू OSD या और ISD से कम है, ISD से, देन L इज इक्वल टू ट्वाइस S माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई n। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये अब दिस इज ऑल अबाउट द सबमिट कर्व। अब सबसे लास्ट में जो हम लोग वैली कर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैली कर्व, वैली कर्व, वैली कर्व। तो वैली कर्व का इक्वेशन जो है वो क्यूबिक पैराबोला है। y इज इक्वल टू bx क्यूब, y इज इक्वल टू bx क्यूब, यही आपका वैली कर्व का इक्वेशन है। और b की वैल्यू जो है ट्वाइस n बाई 3l स्क्वायर, ट्वाइस n बाई 3l, ये जो आपका b का वैल्यू है वैली कर्व 2n बाई 3l स्क्वायर, यहाँ पे जो है ट्वाइस n बाई 3l स्क्वायर। n जो है वो डेविएशन एंगल है। अब यहाँ पे वैली कर्व जो है, लेंथ ऑफ वैली कर्व कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ वैली कर्व, तो 2 कंडीशन है लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालने का। एक जो होता है वो कंफर्ट कंडीशन, पहला जो है ऑन द कंफर्ट कंडीशन से लेंथ ऑफ वैली कर्व जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस NVQ बाई C टू द पावर हाफ। कंफर्ट कंडीशन है ये, बिल्कुल ध्यान में रहे, गेट में दोनों पूछता है। कंफर्ट कंडीशन से अगर पूछेगा तो ट्वाइस NVQ बाई C। अब C की वैल्यू जो है यहाँ पे, C की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फिक्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यू ही रखना है आपको। इन डेविएशन एंगल V जो है वो स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब फिर यहाँ पे दो कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा लेंथ ऑफ वैली कर्व जो है वो ग्रेटर देन एस एस डी है, देन लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका जो लेंथ ऑफ वैली कर्व जो हो जाएगा एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस h1 प्लस ट्वाइस s इंटू टेन अल्फा। बिल्कुल ध्यान में रहे कि लेंथ ऑफ वैली कर्व अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, अब देख लो क्या है, s जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, एंड डेविएशन एंगल है, h1 जो है वहां पे यहाँ की वैल्यू जो होगी 0.75 मीटर, अल्फा जो है वो बीम एंगल है जो 1 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पे h1 की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे h1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.75 मीटर। हियर h1 इज इक्वल टू 0.75 मीटर और अल्फा जो है वो बीम एंगल है, बीम एंगल जिसको 1 डिग्री लिया जाता है। तो दोनों के वैल्यू को अगर रखोगे तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वैली कर्व जो आ जाएगा एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 एस, यहाँ पे लेंथ ऑफ वैली कर्व आ जाएगा। कब? जब लेंथ हमारा जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है। अगर यहाँ पे हमारा दूसरा केस टू की बात अगर की जाए कि अगर हमारा लेंथ ऑफ जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व, सो ट्वाइस एन माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस h1 प्लस ट्वाइस s tan अल्फा डिवाइडेड बाई n। अब फिर वैल्यू रखोगे h1 की 0.75 मीटर और अल्फा 1 डिग्री रखोगे तो लेंथ ऑफ वैली कर्व जो आ जाएगा ट्वाइस s माइनस 1.5 प्लस 0.035 s डिवाइडेड बाई n। सो ये आपका लेंथ ऑफ वैली कर्व है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमने जितना फॉर्मूला है सबको हमने लिखा है। अगला वीडियो जो डाला जाएगा जिसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग और डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट के बारे में डिस्कस करेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कुछ ऐसा भी जो आपको जो होगा जो इंपॉर्टेंट होगा ज्योमेट्रिक डिजाइन से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। थैंक यू।